यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले भी घोषणा की थी, टुडेज टॉपिक इज़ इंडिया, चाइना एंड तिब्बत। भारत, चीन और तिब्बत के जो संबंध हैं और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, इंटरनेशनल सीन है, यूएनओ का रोल है और उसमें रिकॉग्निशन यानी कि मान्यता का कितना प्रभाव है और कैसे कैसे हमारी जो पुरानी ट्रीटियाँ थीं उनका क्या प्रभाव है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चीन की खुद की मान्यता की। दुर्भाग्य से चीन में जो साम्यवादी सरकार 1949 में आई और हम 1947 में स्वतंत्र हुए। 1947 में चीन में चिंग काई शेक की सरकार हुआ करती थी, जिसको नेशनलिस्ट चाइना कहा करते थे। नेशनलिस्ट चाइना में जो चाइना का एरिया है, जो कम्युनिस्टों का मॉडल है, वो कम्युनिस्टों ने वहाँ फलीफूत करके और उस पर कब्जा किया। कैसा मॉडल है उनका कम्युनिस्टों का, आज भारत में भी वैसे ही चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में उनका वही एक मॉडल चलता है। वो मॉडल ये है कि वो यूनिवर्सिटियों पर कब्जा करते हैं, सीमांत क्षेत्रों पर यानी कि बाउंड्री एरियाज़ पर कब्जा करते हैं, लोगों का, यूथ का माइंड परिवर्तन करते हैं, यूथ को उसके ही देश के खिलाफ भड़काते हैं, लिटरेचर लिखवाते हैं, लिटरेचर डिसेमिनेट करते हैं और एक समय पर उनके पढ़ाए हुए, उनके जो लिटरेचर पढ़े हुए बच्चे हैं वो सेनाओं में भर्ती हो जाते हैं और हेड्स पोस्ट पर पहुंचते हैं तो वो विद्रोह घोषित करके उन सेनाओं के प्रमुख के रूप में कम्युनिस्टों के साथ ऐसी घोषणा कर देते हैं और इस प्रकार कम्युनिस्टों का कब्जा होता है। चीन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चिंग शेख की सरकार, जो चिंग शेख वहाँ के राजा थे या जो सरकार थी, वो भागकर फॉर्मोसा, चीन का ही एक दूसरा हिस्सा, एक टापू फॉर्मोसा जिसको आज ताइवान कहते हैं, वहाँ पर चले गए और कम्युनिस्टों ने चीन के मेनलैंड पर कब्जा कर लिया। इस समय तक तिब्बत एक स्वायत्त राज्य था, एक स्वतंत्र देश था। तिब्बत की डिप्लोमेसी थी, हमारे उनके साथ संबंध थे और ये हमारे जो संबंध हैं वो 1840 में एक हमारी ट्रीटी हुई थी। उस 1842 की ट्रीटी में हमारा और उनका, हमारा, चीन और तिब्बत तीनों का मिलकर एक संधि हुई। इसके बाद 1914-15 में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चीन और तिब्बत के साथ एक ट्रीटी करी। यानी कि ये ट्रीटियाँ ये खुद में बताती हैं कि तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र, एक स्वतंत्र क्षेत्र है, चीन एक स्वतंत्र क्षेत्र। अगर तिब्बत चीन के मातहत आता है तो फिर तिब्बत उस ट्रीटी में शामिल ना होता, ना ही 1914-15 की ट्रीटी में शामिल होता और ना ही 1942 की ट्रीटी में शामिल होता। इसके अलावा जो दलाई लामा की सरकार है, वो दलाई लामा की सरकार भी वहाँ पर बैठी हुई थी। हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि आखिर हमारा और चीन का बाउंड्री कहाँ पर है, ओरिजिनल बाउंड्री कहाँ है। मैं आपको याद दिला दूं कि जिस समय ब्रिटिश इंडिया यहाँ पर शासन कर रहा था, उस समय महाराजा रणजीत सिंह, जो सिख शासक हुआ करते थे, उनकी टेरिटरी लगती थी वहाँ तक। और महाराजा रणजीत सिंह के मातहत आने वाले महाराजा गुलाब सिंह, जो बाद में स्वतंत्र हुए और उन्होंने इंडिपेंडेंट शासन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत का बनाया। महाराजा गुलाब सिंह के जो सेनापति थे जनरल जोरावर सिंह, गुलाब सिंह ने जब तिब्बत पर हमला किया और 1841 से लेकर 1842, 1.5 साल तक वो युद्ध चला। 1842 में जनरल जोरावर सिंह एक एवलॉन्च में, एवलॉन्च मतलब वो बर्फीला एरिया है, बर्फ, वो जीत गए। जीतने के बाद बर्फीले एरिया में एवलॉन्च आया और एवलॉन्च में जो बर्फ़ का तूफान कहते हैं जिसको, या जिसको आइस स्टॉर्म कहते हैं, वो आया और उनकी पूरी सेना वहाँ मर गई। तिब्बत ने पुनः इधर लद्दाख की तरफ बढ़ना शुरू किया। तब जनरल जोरावर सिंह के भतीजे जवाहिर सिंह को सेनाध्यक्ष के रूप में बनाकर भेजा गया। उन्होंने फिर से फतेह किया। फतेह करने के बाद चीन तिब्बत, और वो जो युद्ध था ना डोगराव का, वो युद्ध चीन तिब्बत की संयुक्त सेनाएं और इधर डोगरा, अभी भारत सरकार पूरी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय युद्ध में नहीं है और ना ही महाराजा रणजीत सिंह उस युद्ध में है। उसमें केवल जम्मू कश्मीर के जो शासक हैं वो युद्ध कर रहे हैं। तो चीन और तिब्बत की संयुक्त सेनाओं के साथ युद्ध हुआ। भारत डोगरा शासन उस युद्ध को जीता। जीतने के बाद 1842 में एक ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी में जो हमारी बाउंड्री तय की गई, वो बाउंड्री हमारी हुआ करती थी मानसरोवर पर। यानी कि मानसरोवर के इधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख रहेगा और मानसरोवर के उधर तिब्बत और चीन रहेगा।
खासतौर से तिब्बत रहेगा। तिब्बत की मदद करने के लिए चीन जो है उस समय युद्ध कर रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि तिब्बत अगर हाथ में चला गया हिंदुस्तान के तो फिर चीन पर कब्जा करना हिंदुस्तान के लिए आसान हो जाएगा, इसलिए वो तिब्बत की मदद करने के लिए आए थे। इन तीनों को मिलाकर हमने ट्रीटी साइन की। उस ट्रीटी में दो चीज़ें आई, और आप अगर महाराजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के लास्ट शासक थे, उनकी अगर उपाधियां पढ़ेंगे तो वो राजा महाराजा इंदर महेंद्र, वो पूरी डिग्री लगाने के बाद तिब्बत अधिपति की डिग्री धारण करते हैं। तिब्बत अधिपति का मतलब हो गया कि तिब्बत एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके प्रोटेक्टरेट स्टेट के रूप में, प्रोटेक्टरेट स्टेट है वो हमारा, यानी कि महाराजा हरि सिंह का प्रोटेक्टरेट स्टेट है। इसका मतलब ये हो गया कि तिब्बत पर अगर कभी भी हमला होगा तो उस हमले पर महाराजा अपनी फौजों से तिब्बत की सुरक्षा करने के लिए भेजेंगे। ये प्रोटेक्टरेट स्टेट के रूप में नेपाल हमारे पास रहा, प्रोटेक्टरेट स्टेट के रूप में आज भूटान है। ऐसा प्रोटेक्टरेट स्टेट होता है जिनकी प्रोटेक्शन की, जिसकी डिफेंस की जिम्मेदारी किसी दूसरे कंट्री की होती है, और वो स्टेट जो है वो अपने में स्वतंत्र देश होता है। ऐसा तिब्बत रहा। लेकिन मैं बात कर रहा था 1842 की ट्रीटी की, और 1842 की जो ट्रीटी हुई, मैं अगर डेट सही याद कर पा रहा हूं तो 19 और 20 सितंबर 19 एंड 20 सितंबर 1842 को ट्रीटी हुई। मानसरोवर के इधर हम और मानसरोवर के उधर वो। और इसके अलावा तिब्बत कुछ हमको टैक्स देगा, यानी कि डोगरा शासकों को, जो जम्मू कश्मीर के डोगरा शासक हैं, उनको वो टैक्स देगा। ये हमारा तय हो गया। आज आपको अंदाज़ा है कि उन्होंने, जो चिंग काई शेक की सरकार वहाँ पर रही और जो दलाई लामा की सरकारें वहाँ पर रहीं, उन्होंने 1842 से लेकर 1962 तक, 1842 से लेकर और 1962 तक उस ट्रीटी को फॉलो किया। यानी कि अगर हम कहें तो 120 साल तक वो ट्रीटी एग्जिस्टेंस में रही, और उस ट्रीटी के दम पर हमारी बाउंड्री फिक्स रही। मानसरोवर बीच में एक ओपन लैंड हो गई, एक ओपन प्लेस हो गया मानसरोवर की झील, और झील के उधर वो और झील के इधर हम। 1962 में, या 1962 से पहले की हम बात करें तो 1962 से पहले चीन ने 1950 में, या कुछ लोग 1955 की बात करते हैं, 50 से 55 तक में चीन ने तिब्बत पर हमला करना शुरू कर दिया। चीन से मतलब है जो कम्युनिस्ट चीन है, जिन्होंने किंचाई शेख सरकार को फॉर्मोसा, यानी कि आज का ताइवान, भेज दिया, और यहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया, और वो विस्तारवादी नीति के धनी थे। दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि पूरे विश्व ने इस कम्युनिस्ट मॉडल को, जो कब्जा हुआ, इस कम्युनिस्ट मॉडल का सपोर्ट नहीं किया। और सपोर्ट नहीं किया इन द सेंस कि किसी ने इनको मान्यता नहीं दी। यूएनओ बना था, यूएनओ में स्थायी सदस्य के रूप में भी जो कम्युनिस्ट चीन थी उसको मान्यता 1971 तक नहीं मिली। लेकिन भारत वो पहला देश था जो कम्युनिस्टों के कब्जा करने के बाद कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दिया, और कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देकर वहाँ चीन की सरकार को रिकॉग्नाइज किया। जबकि भारतीय संसद में उस समय जो प्रतिनिधि हुआ करते थे, उन्होंने विरोध किया था। जब उन्होंने तिब्बत पर कब्जा किया तब भी ये विरोध हुआ था कि तिब्बत डोगरा शासन के अधीन आता है, उसके हम प्रोटेक्टरेट हैं, हमको तिब्बत को बचाना चाहिए, तिब्बत को बचाने की हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारी ट्रीटी तिब्बत सरकार के पास साथ है, दलाई लामा के साथ है। दुर्भाग्य से हमारे उस समय के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि हम उस लैंड के लिए क्यों मरें जिस लैंड पर घास का एक तिनका नहीं उगता। फिर से बहुत सारी बातें हुई। चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने के बाद लद्दाख की तरफ रुख करना शुरू किया, और लद्दाख की तरफ जो मानसरोवर हमारा बॉर्डर हुआ करता था, मानसरोवर से वो लगातार अंदर घुसते चले गए। संसद में लगातार इस बात पर चर्चाएं होती चली गईं, संसद में हर बार क्वेश्चन किया गया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने सदैव ये कहा कि घास का तिनका नहीं उगता, उस बर्फीले एरिया का हमें क्या करना है, अगर वो रखना चाहते हैं तो वो रखें। ऐसा करते करते मानसरोवर की झील से लगभग 200 किलोमीटर अंदर चीन घुसता चला आया। और मैं आपको एक रिपोर्ट की चर्चा करूं तो एक रिपोर्ट के अनुसार माननीय आशुतोष भटनागर जी उस एरिया में गए कुछ डेलीगेशन लेकर, और उनकी रिपोर्ट आई तो दो तरह की बाउंड्री वहां पर हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत सरकार ने बनाकर रखी थी और लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी उनके साथ जो 62 की युद्ध हुआ है उस युद्ध में लाइन ऑफ कंट्रोल बना था। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल में क्या फ़र्क है? होता क्या था कि चीन और हमारे बीच की जो सेनाएं थी उनके बीच में एक स्वायत्त क्षेत्र रहता है। स्वायत्त क्षेत्र मतलब दोनों का कॉमन एरिया रहता है। उस कॉमन एरिया के इधर हम अपनी फोर्सेस लगाते थे, उस कॉमन एरिया के उधर उनकी फोर्सेस लगती थी। ऐसा वो एरिया मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितने किलोमीटर रहता है, लेकिन एक अंदाजा है 10 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का रहता है। तो चीन क्या करता, 10 किलोमीटर अंदर आता, वहां से दूतावास सूचना देते कि भाई चीन ने 10 किलोमीटर अंदर घुस आया है। भारत सरकार को सूचना आती, गृह मंत्रालय के अंडर में आता था। यहां से सरकार उनको कहती थी अगर वो 10 किलोमीटर अंदर चले आए तो तुम 10 किलोमीटर और पीछे चले आओ। यानी कि जो ओरिजिनल एलओसी है, एलओसी से 20 किलोमीटर इधर एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ उसको दूसरे शब्दों में कहा गया एलएपी, लाइन ऑफ पेट्रोलिंग। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ पेट्रोलिंग, लाइन ऑफ पेट्रोलिंग यानी कि आप उनसे 20 किलोमीटर दूर रहिए, ऐसे करके वो 10-5 किलोमीटर आगे आते और ये 10-5 किलोमीटर हर बार पीछे चले जाते। वो उन एरिया में अपनी रोड कम्युनिकेशन बनाते और भारत सरकार जब भी उसमें प्रयास करती कम्युनिकेशन या रोड बनाने की तो वो ऑब्जेक्शन लगाते और भारत सरकार विड्रॉ कर लेती। ये सिलसिला लंबे समय तक चला, खासतौर से ये 2013 तक ये सिलसिला चला। 2013 में अगर आपको याद हो तो विदेश मंत्री हमारे यहाँ सलमान खुर्शीद हुआ करते थे और 20 किलोमीटर चीन अंदर घुस आया था तो भारत में हंगामा हो गया। उस समय की बीजेपी ने, जो अपोजिशन में हुआ करती थी, उसने इस इशू को पूरे देश में उठाया। सलमान खुर्शीद उस समय चाइना गए विदेश मंत्री के नाते और वहाँ पर वो एक ट्रीटी साइन फिर से करके आए। उस ट्रीटी में वो करके आए कि भारत आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, ऐसा वहाँ पर तय हो गया। और ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री हमारी फिक्स बाउंड्री नहीं है, इसलिए इन विषयों को हम बैठकर सुलझाएंगे, इन विषयों पर भारत कोई एक्शन नहीं लेगा। ये ट्रीटी हो गई। 2014 के बाद भी चीन ने वही काम शुरू रखा और जब 2014 के बाद उन्होंने वो काम शुरू किया, चाहे वो डोकलाम का इशू रहा हो और चाहे वो कोई लद्दाख या अरुणाचल का इशू रहा हो, जब भी वो अंदर घुसे तो भारत सरकार ने तुरंत रिटेलिएट किया और अपनी सेनाओं को पीछे बाढ़ने के लिए कभी भी आश्वासन नहीं दिया और हमेशा आदेश ये हुआ कि नहीं, आगे बढ़ सकते हो तो आगे बढ़ो, पीछे नहीं बढ़ना है। जो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होगी, जिस प्रकार का कन्फ्लिक्ट होगा, हम सब कुछ झेलेंगे। आज वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल पेट्रोलिंग है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भी 20 किलोमीटर दूर रहती है, वो लगभग मानसरोवर की ट्रीटी से, जो चुशूल की ट्रीटी जिसको कहते हैं, चुशूल की ट्रीटी में जो मानसरोवर बॉर्डर है उससे 200 किलोमीटर हमारे क्षेत्र में चीन बैठा हुआ है। मजे की बात यह है कि चुशूल की ट्रीटी को कभी भी भारत सरकार ने ना ही 62 के युद्ध में, ना ही उसके बाद जो वार्ताएं हुई, ना ही उससे पहले जो वार्ताएं हुई, कभी भी चुशूल की ट्रीटी को क्लेम नहीं किया। और भारत सरकार जो क्लेम करती रही वो 1915 की जो अंग्रेजों की ट्रीटी है, यानी कि ब्रिटिश इंडिया की ट्रीटी है, ब्रिटिश इंडिया की ट्रीटी के साथ उसको कंपेयर करती रही। और ब्रिटिश इंडिया की ट्रीटी में एलओसी बना, जिसको आप मैकमोहन लाइन भी कहते हैं। तो जो एलएसी है, एलएसी ब्रिटिश इंडिया की है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर का जो राजा था, जम्मू एंड कश्मीर आज भारत का हिस्सा है, जम्मू एंड कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है। तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य के साथ जो ट्रीटियां हुई वो उसका सक्सेसर के रूप में भारत सरकार आती है। इसलिए भारत सरकार को डोगरा शासकों के द्वारा की गई ट्रीटियां या उन ट्रीटियों पर चीन के साथ बात करनी चाहिए, जो हमने कभी नहीं की। जो आज की सरकार फिर से जब उसने डायलॉग शुरू किया तो आज की सरकार ने चुशूल की ट्रीटियां उनके सामने रखनी शुरू की, जिसको चीन मानने को तैयार नहीं है। अब बात आती है कि हमने तिब्बत पर कब्जा क्यों नहीं हमेशा के लिए रखा। आखिर जब तिब्बत के अधिपति महाराजा हरि सिंह हुआ करते थे तो हमने तिब्बत कब्जा क्यों नहीं कर लिया। 1947 में हम स्वतंत्र हुए थे, हमने जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था महाराजा हरि सिंह का, हमको तिब्बत पर भी कब्जा कर लेना चाहिए था। भारत सरकार की कुछ कंट्रियों के मामले में मान्यता रही है कि ये एक ट्रांजिशन एरिया रहना चाहिए। ट्रांजिशन एरिया के रूप में हमने नेपाल को देखा, ट्रांजिशन एरिया के रूप में हमने भूटान को देखा, ट्रांजिशन एरिया के रूप में हमने सिक्किम को देखा, ट्रांजिशन एरिया के रूप में हमने तिब्बत को देखा।
ये ट्रांजिशन एरिया है, यानी कि दो बड़े राष्ट्र भारत और चीन के बीच में अगर ये कुछ राष्ट्र स्वायत्त रहते हैं तो फिर हमारी सॉवरेंटी अक्षुण्ण रहेगी, उनकी सॉवरेंटी भी अक्षुण्ण रहेगी, हमारे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन ये सभी राज्य, ये सभी देश हमारे प्रोटेक्टोरेट स्टेट हुआ करते थे, यानी कि इनके सबके प्रोटेक्शन का जिम्मेवारी हमारी थी, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो तिब्बत हो। ऐसे प्रोटेक्टोरेट स्टेट हमारे हुआ करते थे। दुर्भाग्य से जिस समय चीन ने कब्जे करने शुरू किए, हमने प्रोटेक्टोरेट स्टेट की जो जो पॉलिसी हमारी थी उसको फॉलो नहीं किया और हम हिंदू चीनी भाई भाई में उस समय लग गए। उस समय संसद में उपस्थित अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी, उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्री गोलवरकर सावरकर जी, इन सब ने विरोध किया और इन्होंने भारत सरकार को कहा देखिए सेनाएं बढ़ाइए, सेनाएं इकट्ठी करिए, नहीं तो चीन, तो वो कहते थे कि हमारा किसी से झगड़ा नहीं है इसलिए हमें सेनाओं की आवश्यकता नहीं है। ये सब ये इस मत के थे और बहुत सारे महावीर त्यागी और बहुत सारे जो सांसद कांग्रेस के भी थे वो भी इस मत के थे कि चीन विस्तारवादी नीतियों का है, इसको पहले तो रिकॉग्नाइज नहीं करना है और रिकॉग्निशन अगर कर भी दी है चलो आपने, तो हमें अपनी डिफेंस के लिए तैयारी रखनी चाहिए। वो नेहरू जी ने कभी नहीं रखी। नतीजा निकला कि 1962 में उन्होंने तिब्बत के बाद, तिब्बत 55 में किया, हिंदू चीनी भाई भाई 55 में किया और हिंदू चीनी भाई भाई का हमने पंचशील समझौता उनके साथ किया और 1962 में उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारे पास सेनाएं नहीं थी और भारत में जो कम्युनिस्ट मॉडल उन्होंने खड़े किए थे, यानी कि जो कम्युनिस्टों की फौज भारत में खड़ी थी, वो फौज ने भी भारत सरकार का विरोध कर दिया और वो सारे ट्रेड यूनियंस में घुसे हुए थे। जो मॉडल उन्होंने चीन में अपनाया था वही मॉडल भारत में भी अपनाया था। भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा बंद कर दिया, भारत में इंडस्ट्रीज पूरी बंद कर दी और नारा दिया चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगें पूरी हो। अब चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगें पूरी हो का मतलब देश ठप हो गया, चीन ने कब्जे के लिए युद्ध कर दिया, हमारे पास सेनाएं नहीं हैं, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास आर्टिलरीज नहीं है और ऊपर से देश से मदद भी नहीं जा सकती। तभी उस समय मजदूर संघ की स्थापना हुई थी और नेशनलिस्ट मजदूरों को मजदूर संघ के साथ लाया गया था। ये इतिहास उस समय चीन का था। तिब्बत की बात रहती है तो हम मान्यताओं की चर्चा करते हैं तिब्बत में, और इन मान्यताओं में तिब्बत में हम ये बताते हैं कि किस प्रकार से ये सारा सिस्टम चलता है। मान्यता इंटरनेशनल पॉलिसीज में एक बड़ा विषय है। बड़ा विषय का मतलब होता है कोई भी राज्य अगर स्वतंत्र होता है या किसी भी राज्य पर किसी और का कब्जा होता है तो ऐसे कब्जे में हम किसी भी प्रकार से जब तक मान्यता नहीं देते तब तक हम इंटरनेशनल रिलेशन उसके साथ नहीं बना सकते। तिब्बत के मामले में भारत सरकार शुरू से, चूंकि हमने ट्रीटियां 1842 की फिर 1915 की अंग्रेज सरकार ने ट्रीटी की, इसलिए तिब्बत को हम स्वायत्त क्षेत्र, ये स्वतंत्र क्षेत्र शुरू से मानते रहे और उसको मान्यता दे के रखी थी। लेकिन चीन ने भी उसको मान्यता देकर रखी। तो चीन ने अपने 1914 के बाद वहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी ख़त्म कर दिए थे, अर्थात 1949 तक जब कम्युनिस्टों ने चीन पर कब्जा किया तब तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश था और तिब्बत के राजदूत भारत में और भारत के राजदूत तिब्बत में हुआ करते थे और इंटरनेशनली उनके संबंध होते थे। उनके रूस में भी रिप्रेजेंटेटिव जाते थे, यूएस में रिप्रेजेंटेटिव जाते थे। कुछ पुरानी चीज़ों का हवाला देते हुए उन्होंने तिब्बत पर कब्जा किया, हमला किया। तिब्बत की जो लीडरशिप थी, जैसे 1949 की जो लीडरशिप थी, वो भागकर फॉर्मोसा चली गई और वहाँ पर उन्होंने स्वतंत्र चाइना सरकार बनाई, नेशनलिस्ट चाइना सरकार बनाई और वो नेशनलिस्ट चाइना सरकार आज ताइवान सरकार के रूप में जानी जाती। उसी प्रकार से तिब्बत की जो सरकार थी वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल भारत में घुसकर आए, क्योंकि उनका तो भारत के साथ ही उनकी ट्रीटियां थी और भारत ही उनका संरक्षक था। तो भारत में वो घुसकर आए। भारत सरकार ने उस समय उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा दी और उनको पॉलिटिकली यहाँ पर स्थान दिया। यहाँ गवर्नमेंट इन एग्जाइल दलाई लामा ने बनाई, जो आज भी हिमाचल प्रदेश में चलती है। आप ये तिब्बतन मार्केट देखते होंगे, सर्दियों में गर्मियों में अक्सर अलग अलग प्रोडक्ट लेकर पूरे देश में तिब्बतन मार्केट लगती है। वो वही लोग हैं जो तिब्बत से भागकर, उस समय चीन से प्राण बचाने के लिए तिब्बत से भागकर भारत आए और भारत ने उनको शरण दी। आज भी वहाँ गवर्नमेंट इन एग्जाइल यानी कि दलाई लामा उसके चीफ और उनकी सरकार आज भी भारत में चलती है। रिकॉग्निशन का मामला है। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने चाइना को रिकॉग्निशन कैसे दिया। 1945 में जब यूएनओ बना तब नेशनलिस्ट चाइना की सरकार हुआ करती थी और नेशनलिस्ट चाइना की सरकार का
यूएनओ में रिप्रेजेंटेशन होता था, 5 जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उन परमानेंट मेंबर्स में चीन भी शामिल था। 1949 में जब कम्युनिस्टों ने कब्जा किया तो यूएनओ ने, ध्यान रखिएगा, केवल भारत सरकार ने मान्यता दी थी, पूरे विश्व ने उनको मान्यता नहीं दी थी। यूएनओ ने 1971 तक चीन को मान्यता नहीं दी और 1962 तक, जब तक हमारा चीन के साथ युद्ध नहीं हुआ था, तब तक हम चीन के फेवर में यूएनओ की जनरल असेंबली में ये बात उठाते रहे कि क्यों नहीं आप न्यू कम्युनिस्ट चाइना को वहां मेंबरशिप देते हैं, यानी कि आप उनको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते हैं, आप उनको मान्यता क्यों नहीं देते हैं। ये भारत सरकार उठाती रही। 1962 में जब हम युद्ध हारे तो हम फिर चुप रहना शुरू कर दिया। 1971 में चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार है उसको यूएनओ ने मान्यता दी, अमेरिका ने फिर भी नहीं दी। यूएस ने 1973 में उनके प्रेसिडेंट ने वहां विजिट किया और विजिट करने के बाद एक काउंसिल खोला। 1979 तक यूएस ने फुल फ्लैश उनको मान्यता नहीं दी थी। 1979 में उन्होंने अपना दूतावास खोला और इस कम्युनिस्ट चाइना को उन्होंने मान्यता दी। लेकिन इस कम्युनिस्ट चाइना की मान्यता में यूएस ने कभी भी तिब्बत को मान्यता नहीं दी, जैसे कि भारत ने कभी भी तिब्बत को चीन का हिस्सा होने की मान्यता नहीं दी। वो भारत आज भी मानता है कि वो इल्लीगल ऑक्युपेशन है, इसी प्रकार अमेरिका भी मानता है कि वो इल्लीगल ऑक्युपेशन है। अभी पिछले 2-3 दिन से जो रिपोर्टें चल रही हैं उसके अनुसार तिब्बत को स्वायत्त क्षेत्र या स्वतंत्र क्षेत्र घोषित करने के लिए एक रेजोल्यूशन यूएस असेंबली में आया है। तो ये संभव है कि यूएसए अब ऑफिशियली डिक्लेरेशन कर दे कि जो तिब्बत सरकार है, तिब्बत को हम स्वतंत्र देश घोषित करते हैं और तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं मानते हैं। ये संभव है। इस पूरे विषय में जो रिकॉग्निशन का सब्जेक्ट है उसके विषय में जिन देशों ने भी रिकॉग्निशन दे रखी है चीन को, उन देशों के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन बनते हैं। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि या तो मतलब डिक्लेरेशन करके रिकॉग्निशन दे दिया या डिप्लोमेटिक संबंध बनाकर रिकॉग्निशन दे दिया जाए। सिक्किम को चाइना सरकार ने रिकॉग्निशन वाजपेयी सरकार के टाइम तक नहीं दिया था। वाजपेयी सरकार ने चीन में या जो मानसरोवर की यात्रा है, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, उस यात्रा के लिए चीन सरकार के साथ एक संधि साइन की। उस संधि में उन्होंने नाथुला पास को, जो सिक्किम से होकर जाता है, नाथुला पास से निकलने की मान्यता दी कि यहां से जाकर मानसरोवर की यात्रा की जा सकती है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जा सकती है। यानी कि इस डिप्लोमेटिक रिलेशन से सिक्किम को वाजपेयी सरकार ने भारत का अंग रिकॉग्निशन चीन से हासिल की और चीन ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया कि सिक्किम भारत का अंग है। बाद में चीन ने अपने नक्शों से भी सिक्किम हटा दिया, कभी वो लगा देते हैं, कभी हटा देते हैं, ये सब उनका चलता रहता है। अरुणाचल पर भी इसी प्रकार का वो मानते हैं, क्योंकि अरुणाचल पर इस आधार पर मानते हैं कि अरुणाचल से लगा हुआ जो तिब्बत का एरिया है, तिब्बत के कभी अरुणाचल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे होंगे तो वो तिब्बत की कभी पुरानी 1000-2000 साल पुराना कभी स्टेटस रहा होगा, उस स्टेटस के आधार पर वो क्लेम करते हैं। मैं समझता हूं कि भारत सरकार आज की चुशूल की ट्रीटी के आधार पर चीन पर जो दबाव बना रहा है और वो पीछे नो कम बैक की पॉलिसी अपनाए हुए है। भारत सरकार का क्लेम ये होना चाहिए कि चुशूल की ट्रीटी के आधार पर मानसरोवर बॉर्डर को फिर से बहाल किया जाए और मानसरोवर के उधर आप जाएं। भारत सरकार यह भी मान्यता दे सकती है, चूंकि हम प्रोटेक्टोरेट स्टेट हैं तिब्बत के, इसलिए तिब्बत को स्वतंत्र किया जाए। हालांकि ये हर सरकार भारत की ये कहती रही कि तिब्बत को स्वतंत्र किया जाए और दलाई लामा को हम आज भी तिब्बत का प्रमुख मानते हैं, किंतु हमने दलाई लामा के साथ कोई एग्रीमेंट, कोई ट्रीटियां बाद में नहीं की। मुझे लगता है आज की सरकार दलाई लामा, चूंकि आप दलाई लामा को ही आपने मान्यता दे रखी है, आपने चीन को तिब्बत पर मान्यता नहीं दे रखी, इसलिए ऑफिशियली दलाई लामा के साथ आप आज भी कुछ एग्रीमेंट्स तिब्बत को लेकर कर सकते हैं, कुछ ट्रीटियां तिब्बत के साथ कर सकते हैं और बाउंड्री के जो डिस्प्यूट हैं तिब्बत के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। भारत और चीन
कम्युनिस्ट चीन का जो मॉडल है कि वो कब्जा करते हैं या वो विस्तारवादी हैं, इन सब विस्तारों को रोकने के लिए दलाई लामा एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। चुशुल की ट्रीटी एक अच्छा रोल इंटरनेशनल सिनेरियो में कर सकती है। 1915 की ट्रीटी, 1914-15 की जो अंग्रेजों के साथ ट्रीटियां हैं चीन की, वो एक इंटरनेशनल रोल प्ले कर सकती हैं। और ऐसा करके यूएस चूंकि आज आपके साथ है, वेस्टर्न कंट्रीज ने कभी चीन को मान्यता नहीं दी, वेस्टर्न कंट्रीज ने कभी चीन को मान्यता नहीं दी 1971 से लेकर, और 1979, 80, 90 कुछ वेस्टर्न कंट्री ने 1990 में चीन को मान्यता दी। लेकिन तिब्बत को किसी भी कंट्री ने आज तक मान्यता चीन के हिस्से के रूप में नहीं दी, जैसे ताइवान को चीन के हिस्से के रूप में कभी किसी ने मान्यता नहीं दी, बल्कि पूरे विश्व के एक बड़ी संख्या में ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाकर ताइवान को एक स्वतंत्र कंट्री भी घोषित किया गया। मैं आपको बताता हूं कि 1949 में जिस समय कब्जा किया कम्युनिस्टों ने, उस समय बैंक ऑफ चाइना का बहुत बड़ा पैसा अमेरिका के एक बैंक में जमा था। चीन की नई सरकार ने वो क्लेम किया कि वो पैसा हमको मिलना चाहिए, चूंकि हम यहाँ के अब अधिपति हैं। अमेरिका में वो बाकायदा कोर्ट केस हुआ। अमेरिकन कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया, चूंकि अमेरिका ने कभी भी चीन को मान्यता नहीं दी, इसलिए ये कम्युनिस्ट चीन का पैसा नहीं है, बल्कि ये पैसा जो है वो ताइवान को जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेशनलिस्ट चाइना ताइवान है जिसके साथ ये ट्रीटियां हुई, और उसी को हमने मान्यता दे रखी है। 1979 तक उसी को मान्यता रही चीन के रूप में। इसलिए ये पैसा जिसको हमने मान्यता दे रखी है, ये पैसा उनको ही दिया जा सकता है। इसी प्रकार एक शिप्स का मामला आता है जिसमें 40 वो बेच दिए गए थे, और 40 हवाई जहाज बेचे गए थे जो अमेरिका में खड़े थे। उसमें भी इस कम्युनिस्ट चीन ने दावा किया, लेकिन उन्होंने उसको मान्यता नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम ये जो शिप्स हैं, ये शिप्स जो चाइना सरकार के हैं, चाइना सरकार चूंकि हम नेशनलिस्ट चाइना को मानते हैं जो आज फॉर्मोसा यानी कि ताइवान में है, इसलिए हम ये शिप उनको ही दे सकते हैं, हम आपको ये शिप नहीं दे सकते क्योंकि आपको हम मान्यता नहीं देते। तो ये जो मान्यता है, इस मान्यता के पूरे सिनेरियो के अंदर आज की तारीख में तिब्बत पर भारत सरकार दबाव बना सकती है। भले ही हमको वो वापस ना मिले, लेकिन हम इसको इतना बड़ा इश्यू बना सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड कि चीन बैकफुट पर आए ना आए, लेकिन हमारे साथ उसकी नई ट्रीटियां हो सकती हैं, ताकि हम शांति से जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के कब्जे में है, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उस हिस्से को वापस ले सकें, एटलीस्ट ट्रीटियां करके। मुझे लगता है कि मैं कम समय में इसको विस्तार से जो बता सकता था वो मैंने बताया। बाकी सभी लोग अगर बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे इंटरनेशनल लॉज के लेक्चर रहते हैं जो अपने ऐप पर हैं। इंटरनेशनल लॉज में नेशनलिटी क्या होती है, बेलिजरेंसी क्या होती है, क्या इंसर्जेंसी होती है, विद्रोह किसको कहते हैं, विद्रोह को मान्यता कैसे मिलती है, देशों को मान्यता कैसे मिलती है, सक्सेशन कैसे होता है, कैसे नेशनैलिटी डिक्लेयर की जाती है, और कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनते हैं, यूएनओ के क्या क्या रोल एंड लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारे इंटरनेशनल लॉ के पोर्शन में हैं। अगर आप उसको हायर करते हैं तो आपको इंटरनेशनल लॉज की एक अच्छी जानकारी उसमें मिल जाएगी, एटलीस्ट उतनी जानकारी मिल जाएगी जो हमारे यहाँ एग्जामिनेशन में जज बनने के लिए आवश्यक होती है। इसके साथ ही नमस्कार और धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।